Hello students, welcome to Graviton classes. This is problem number 6 from IIT Mains and NEET series. ये problem IIT Mains 2025 में पूछी गई थी and this is from kinematics. So this problem involves two cars P and Q. P और Q दोनों ही same direction में move कर रहे हैं. P का acceleration linearly increase कर रहा है with time, जबकि Q का acceleration constant है. So यदि दोनों कारें t equal to 0 सेकेंड पर एक ही पोजीशन पर थी, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्रॉसिंग्स बिटवीन द टू कार्स विल बी इंक्लूडिंग t equal to 0 instant. So let us suppose this is one of the car P, and here also we are having another car. So at t equal to 0 दोनों ही कार सेम पोजीशन पर हैं. फिर P में एक्सेलरेशन दिया गया and that acceleration was proportional to t raised to power 1. Linearly it was dependent upon time. जबकि कार Q it started with कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉट स्टार्टेड, मे बी ये दोनों कारें पहले से ही किसी वेलोसिटी पर चल रही हो, बट जो डेटा हमको दिया गया है दैट इज पर्टेनिंग टू द एक्सेलरेशंस. तो हम वेलोसिटीज को जीरो नहीं लेंगे, इनिशियल वेलोसिटीज को, वी विल हैव सम पैरामीटर फॉर देम आल्सो. सो क्वेश्चन इज कि अगर एक कार लीनियरली एक्सेलरेट करे और एक कार कांस्टेंट वैल्यू के साथ एक्सेलरेट करे तो कितनी बार वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, और उसमें हमें इंक्लूड करना है इनिशियल इंस्टेंट को भी. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हमारा जो इसमें थॉट प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि हम इंडिविजुअल कार का पहले पोजीशन निकाल लेंगे. वी विल एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ बोथ द कार्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देन आई विल फाइंड आउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ कार से P विद रिस्पेक्ट टू कार Q, मतलब उनमें रिलेटिवली कितना सेपरेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर हम उस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस हम चेक कर लेंगे. सो लेट अस फर्स्ट डील विद दिस कार P. कार P के लिए कहा गया है कि उसका जो एक्सेलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम. ओके, सो आई कैन हैव एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू t. सो दिस इज dv by dt is equal to kt. You have dv equals to k times t into dt. Now we can have integration both sides. इन कार्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. सो आई एम टेकिंग द इनिशियल वेलोसिटीज टू बी से u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली. सो सपोज कीजिए कि कार P जिसको हम अभी डील कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज u1 और उसकी फाइनल वेलोसिटी से इट इज v1 एंड टाइम इज बीइंग इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to t. ओके, वी विल गेट v1 minus u1 equals to kt square by 2. Okay, so in terms of velocity I will be having v1 equals to u1 plus kt square by 2. Okay, now ये velocity को हम dx by dt means rate of change of position पुट कर सकते हैं. तो उससे dx1 by dt equals to u1 plus kt square by 2, and from here I can have dx1 equals to u1 plus kt square by 2 into dt. Okay, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं then I will get the instantaneous position of the car P, say x1. So x1 निकल कर आ रहा है u1t एंड प्लस kt क्यूब अपॉन 6. अगर आप लिमिट्स पुट भी करेंगे 0 से t तो आपको यही मिल जाएगा. सो ये हमने इंस्टेंटेनियस पोजीशन कार P की निकाल ली है. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग. ओके, सो ऐसे ही लेट अस कैलकुलेट और फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ कार Q. कार Q के लिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है दैट इज कि उसका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. से एक्सेलरेशन इज, आई एम राइटिंग इट एज c. Acceleration is some constant, let's say c. So
dv by dt for the car q will be equal to c. So velocity will be varying like this. Now integrating this equation again, यहाँ पर जैसे हमने पहले बात की कि टाइम जब जीरो था तो कार क्यू की वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को आई एम टेकिंग एज u2 and final velocity at any later instant t is v2. So here we get v2 minus u2 equals to ct. C is a constant here, and then v2 equals to u2 plus ct. इसके बाद जैसे हमने यहाँ एक्सेलरेशन वेलोसिटी को पोजीशन के रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में लिखा था, वैसे ही यहाँ पे भी लिख लेते हैं. सो दिस इज dx2 upon dt will be equal to u2 plus ct. Finally you will have this dt gone on the other side. और अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है इक्वेशन को. इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी, those limits will be from 0 to x2. 0 हम दोनों ही कार की जो इनिशियल पोजीशंस हैं जहाँ पर वो पहली बार मीट कर रही थी और क्रॉस कर रही थी, एज मेंशन इन द क्वेश्चन एट t इक्वल टू 0, मैं उनकी उस पोजीशन को दोनों को ही 0 ले रहा हूँ. x1 भी 0 है और x2 भी 0 है. सो अपॉन इंटीग्रेटिंग दिस आई गेट x2 इक्वल्स टू u2 t and plus ct square by 2. So this is the instantaneous position for car Q. अब हमारे पास दोनों ही कार्स की इंस्टेंटेनियस पोजीशंस हैं फॉर एनी टाइम t. तो अब अगर मैं x1 में से x2 को माइनस कर देता हूँ या x2 में से x1 को माइनस कर देता हूँ, देन आई विल गेट द सेपरेशन बिटवीन द टू कार्स एज अ फंक्शन ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो लेट्स डू दैट. Let us call that quantity be delta x. So delta x, और यहाँ पर हमें क्योंकि नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स की ही बात करनी है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. सो डेल्टा एक्स लेट से मैं भी इसको x1 माइनस x2 की तरह लिख रहा हूँ. सो आई विल गेट u1 माइनस u2 टाइम्स t एंड प्लस इस फंक्शन इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर रहे हैं तो आई कैन टेक t स्क्वायर बाई 2 एज कॉमन, और हमारे पास आ जाएगा kt बाई 3 एंड माइनस c. ओके, तो अल्टीमेटली हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस चाहिए कि इस इक्वेशन के जीरोस कितने हो सकते हैं. जितने भी आपको इस इक्वेशन के जीरोस मिल जाएंगे उतनी ही बार हमारा जो डेल्टा एक्स है वो जीरो हुआ, और डेल्टा एक्स जीरो होने का मतलब है कि वो दोनों कार उस मोमेंट ऑफ टाइम पर या उन मोमेंट्स ऑफ टाइम पर सेम पोजीशन पर थी. फाइन. सो अगर इसके नंबर ऑफ जीरोस देखे जाएं तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो एट मोस्ट इट देयर कैन बी 3 जीरोस फॉर दिस. ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मे बी 3, बट देयर इज वन पॉइंट ऑल्सो कि अगर इनिशियली u1 और u2 दोनों बराबर होते, से मैं यहाँ पे केस बना देता हूँ. केस नंबर 1 इज कि अगर u1 और u2 बराबर नहीं है, इन दैट केस जो इक्वेशन रह जाएगी दैट विल बी दिस मच ओनली. सो हमारा जो डेल्टा एक्स होगा वो सिर्फ ये बन जाएगा. इस केस में एज इट अपीयर्स कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 जीरोज आएंगे, लेकिन 3 में से 2 रिपीटेड जीरोज हैं और वो दोनों जीरो पर अकर कर रहे हैं. मीन्स जो इनिशियल इंस्टेंट थी t इक्वल टू 0 वाली, उसी को यहाँ पर 2 बार दिखाया गया है. उसके अलावा जो एक मीनिंगफुल जीरो है इसका, इस इक्वेशन का, वो यहाँ से आएगा एंड दैट विल बी फॉर t इक्वल्स टू 3c by k. So initially the cars were at the same position, then one of them crossed the other, and at some later instant which is given by 3c by k, the cars will again cross each other. So in this case, case number 1, there will be 2 time instants for which or at which the cars will be crossing each other. और इस काउंट में हमने इनिशियल जो t इक्वल टू 0 पर क्रॉसिंग हुई थी उसको इंक्लूड किया है. ओके, सो अगर मैं केस नंबर 1 लेता हूं, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स आर 2, बट अगर मैं केस नंबर 2 ले लेता हूं जिसमें कि u1 और u2
बराबर हैं सपोज कीजिए, इन दैट केस सॉरी मैंने केस नंबर 2 का सॉल्यूशन पहले किया था, दिस इज द इंटेंशन। तो अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास u1 और u2 बराबर नहीं है, इन दैट केस ये वाला जो टर्म है इसको हम हटा नहीं सकते एंड दिस होल नीड्स टू बी अकाउंटेड। सो ये जो इक्वेशन है, नाउ दिस इक्वेशन इज डिग्री 3 इक्वेशन, एंड डिग्री 3 की जो इक्वेशन है इसके जीरोज एट मैक्स 3 हो सकते हैं, और उसमें 3 जीरोज में ये जो टी स्क्वायर वाला टर्म है, what can be said about this is okay, so I can have one of the t removed from everywhere, so यहाँ से आप एक t को कॉमन लेकर उसको रिमूव कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा u1 माइनस u2 प्लस t बाई 2 टाइम्स kt बाई 3 एंड माइनस c इक्वल्स टू 0। फाइन। सो यहाँ अगेन सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन रही है, तो इस केस में भी नंबर ऑफ जीरोज जो हमारे पास आ रहे हैं वो 2 ही आ रहे हैं, एंड दैट नंबर ऑफ जीरोज 2 डजंट इंक्लूड द टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाले केस में जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन रही है इसका कोई भी जीरो t इक्वल टू 0 नहीं है। सो दो यहाँ से जीरोज मिल जाएंगे और एक जीरो ऑलरेडी हमें पता है कि t इक्वल टू 0 पर क्रॉसिंग हुआ था। सो फॉर दिस केस द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ times the cars will cross each other as 3. Yes. So in all, if the question says कि maximum number of times कितनी बार ऐसा हो सकता है कि cars cross करें एक दूसरे को, then answer would be 3, because we will have to take into consideration each and every possible case. Thank you.